हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झाड़ पीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागपुरी भाषा का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी का हर एक टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक का MCQ करेंगे। तो अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या JSSC के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ MCQ करेंगे जो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी और शुद्ध भाषा का प्रयोग, उससे रिलेटेड हम आज के क्लास में उसका MCQ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण कर रचयिता के हैं। जो बुक है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, ये बुक के लेखक कौन है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, फादर पीटर शांति नौरंगी, उमेश नंद तिवारी, शकुंतला मिश्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, फादर पीटर शांति नौरंगी। फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया बुक है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, और इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी सदानी व्याकरण कर लेखक के हैं। अब जो सेकेंड बुक है नागपुरी सदानी व्याकरण, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र और राम दयाल मुंडा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। इनका बुक है नागपुरी सदानी व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि शब्द कर का है के। आपको बताना है कि ध्वनि शब्द का है। आपके पास ऑप्शन है रूप, प्राण, चिन्ह या आकार। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, प्राण। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ध्वनि जो है वह शब्द का क्या है, प्राण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि मुख्य रूप से केकर चीज है के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नागपुरी में मुख को क्या लिखा जाता है, मूध। ठीक है, तो ध्वनि मुख्य रूप से केकर चीज है के। आपके पास ऑप्शन है लिखे का और पढ़े, बोले का और सुने, सोचे का और समझे, देखे का और लिखे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बोले का और सुने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित रूप में देल ध्वनि के का कहल जाएला। मतलब ध्वनि को जब लिखित रूप दिया गया तो उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वाक्य या भाषा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो है वह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा के कौन लिपि में लिखल जाएला। तो नागपुरी भाषा को कौन लिपि में लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो आपके पास ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी या बांग्ला। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। ऐसे हम लोग पहले देख चुके हैं कि नागपुरी भाषा को पहले रोमन लिपि में, कैथी लिपि में और बांग्ला लिपि में भी लिखा जा चुका है। ठीक है, कैथी लिपि में और बांग्ला लिपि में भी नागपुरी भाषा को लिखा जा चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नागपुरी साहित्य लिखा गया है वह किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। और अभी भी नागपुरी भाषा के लिए सबसे प्रचलित लिपि अगर कोई है तो वह कौन सा लिपि है, देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक कुल वर्ण कितना है। याद रखिएगा नागपुरी सदानी व्याकरण किसका बुक है, तो उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र का, और इनके द्वारा बताया गया है वर्ण टोटल। तो वह कितना बताया गया है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 37, 38, 45 या 52। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, 38। 38 में क्या बताए थे, 30 व्यंजन बताए हैं और 8 स्वर बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक नागपुरी में वर्ण कर संख्या कितना है के। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो का मुताबिक बताना है कि नागपुरी में वर्ण का संख्या कितना है। आपके पास ऑप्शन है 38, 45, 37 या 30। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह कितना होगा, ऑप्शन सी 37। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक नागपुरी में टोटल वर्ण कितना है, 37। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि स्वर वर्ण कर उच्चारण कैसन होएला। तो स्वर वर्ण का उच्चारण कैसा होता है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है बाधा के संग, बिना कोनो बाधा के, केवल नाक से, केवल जीभ से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, बिना कोनो बाधा के। बिना कोनो बाधा के और अलघटे, अलघटे का क्या अर्थ है कि कम समय में आराम से आसानी से बोला जा सकता है। वह कौन सा वर्ण हुआ, स्वर वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक स्वर वर्ण का संख्या कितना है के। नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक टोटल स्वर वर्ण कितना है। आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 10 या 12। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 8। नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक कुल स्वर वर्ण 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन है के। ह्रस्व स्वर इसमें से कौन सा है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है आ, बड़ी ई, छोटी ऊ या बड़ी ऊ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, छोटी ऊ। ये जो है वो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है के। अब दीर्घ स्वर का उदाहरण आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अ, छोटी ई, छोटी ऊ या आ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, आ। आ जो है वह दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए संयुक्त स्वर कैसे बनेला। ए जो है वह कौन कौन सा स्वर वर्ण को जोड़ने से बनता है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है अ प्लस उ, अ प्लस ई प्लस उ या आ प्लस उ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, अ प्लस ई। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। अ प्लस ई जोड़ने के बाद क्या बनता है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्र स्वर कौन कौन है के। अब आपको बताना है कि अग्र स्वर कौन कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है आ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, छोटी ई, बड़ी ई और ए, अ और आ, ओ और ऊ। तो अग्र स्वर इसमें से कौन सा है फ्रेंड, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, छोटी ई, बड़ी ई और ए। यह क्या है, अग्र स्वर है। अग्र स्वर का मतलब हम लोग क्या समझे थे कि हमारे जीभ का आगे वाला भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है वह क्या कहलाता है, अग्र स्वर। ठीक है, और टोटल अग्र स्वर कितना है, तो 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क, ख, ग, घ और ह कर उच्चारण स्थान का है के। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है तालव्य, कंठ्य, दंत्य या ओष्ठ्य। तो इसका क्या है उच्चारण स्थान फ्रेंड्स, तो वह है कंठ्य। ठीक है, यह इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हम ऐसे याद किए हैं कि जैसे यहाँ पे भी शुरुआत क से होता है और ये भी कंठ्य भी, इसका भी शुरुआत क से होता है। तो क वर्ग का जो भी आता है उसका उच्चारण किससे होता है, कंठ्य वर्ग से। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा एक ह आता है, उसको एक अलग से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प, फ, ब, भ, म कर उच्चारण स्थान का है के। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ओष्ठ्य, दंत्य, मूर्धन्य या तालव्य। तो प का जैसे ही उच्चारण कीजिएगा फ्रेंड्स, तो यह अनुभव कीजिएगा कि प का उच्चारण टाइम आपका जो लिप्स है वह दोनों लिप्स आपस में टच होता है। तो इसीलिए प का जो उच्चारण स्थान है वह उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन का समूह कौन है के। अब इसमें से अंतस्थ व्यंजन का कौन कौन सा है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है क ख ग स ह य र ल व या अड़ अढ़। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी य र ल व। यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऊष्म व्यंजन कौन है। इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है य र स ह क ख या ड ढ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन बी स और ह। यह क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि नागपुरी में गुण के कैसे लिखल जाएगा। गुण को नागपुरी में कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ऐसे 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 या ऐसे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन बी। गुण जो है वह नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है। हम लोग देखें कि इस न का उच्चारण नागपुरी में नहीं किया जाता है, इसलिए इसके जगह पे क्या आता है, ये वाला न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में योग कर उच्चारण होएला। नागपुरी में योग का क्या उच्चारण होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है योग, जोग, योग या जोग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन बी जोग। योग का उच्चारण नागपुरी में क्या होता है, जोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्षमा का नागपुरी उच्चारण का होएला। अब क्षमा का नागपुरी उच्चारण क्या होता है या नागपुरी में क्षमा कैसे लिखा जाता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षमा ऐसे ही या ऐसे क्षमा या ऐसे कसमा या खमा ऐसे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन बी ये क्षमा। ठीक है, हम लोग देखें कि इस छ को के जगह पे, क्योंकि इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जाता है, हम लोग छ का प्रयोग करते हैं या कहीं कहीं ख का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो क्षमा लिखाएगा वह ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान का नागपुरी उच्चारण होएला। अब ज्ञान का नागपुरी उच्चारण कैसे होता है, ज्ञान जो है वो नागपुरी में कैसे लिखाता है ये भी आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐसे ज्ञान या ऐसे ऐसे या ऐसे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ज्ञान को ऐसे लिखते हैं नागपुरी में। हम लोग देख चुके हैं कि नागपुरी में ये ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो ऐसे गे और य का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान जो है वह ऐसे लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग सामान्य रूप से कैसन है के। अब नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग समान रूप से कैसा किया जाता है नागपुरी में ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है बहुत अधिक, बराबर, नी के बराबर या केवल कविता में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन सी नी के बराबर, मतलब नहीं के बराबर। नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण का नागपुरी रूप होएला। नागपुरी में कृष्ण को कैसे लिखते हैं या कैसे बोलते हैं आपको ये बताना है, उसका नागपुरी रूप। तो आपके पास ऑप्शन है कि ऐसे कृष्ण या कृष्णा या कृष्ण या कुशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन बी कृष्णा। ठीक है, कृष्ण को नागपुरी में ऐसे कृष्णा बोलते हैं या कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं या किशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पप्राण वर्ण में प्रत्येक वर्ग कर कौन कौन वर्ण आवेला। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण आता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा, केवल पहला या केवल पांचवा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो ऑप्शन बी पहला, तीसरा और पांचवा। नागपुरी में अल्पप्राण जो है वह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाप्राण वर्ण में प्रत्येक वर्ग कर कौन वर्ण आवेला। अब आपको बताना है कि महाप्राण वर्ण में प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आता है। आपके पास ऑप्शन है पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, पांचवा या स्वर वर्ण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी दूसरा और चौथा, यह होता है महाप्राण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से अल्प प्राण कौन है के। अब इसमें से अल्प प्राण कौन है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ख, घ, क या छ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन सी क। क्योंकि हम लोग देखें कि अल्प प्राण क्या कौन कौन होता है, कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो क क्या है मेरा पहला वर्ग का वर्ण है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क हो जाएगा। ख देख रहे हैं हम लोग, ये दूसरा हो गया, घ हो गया, चौथा हो गया, छ भी दूसरा हो गया। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, महाप्राण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है के। अब आपको बताना है कि इसमें से महाप्राण वर्ण कौन है। आपके पास ऑप्शन है ग, क, ख या ज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन सी ख। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो दूसरा वर्ण ये है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। बाकी ये है तीसरा, ये है पहला और ये भी तीसरा है। तो ये तीनों क्या हो गया, अल्प प्राण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में सौ स्वर वर्ण कौन प्रकार का वर्ण है। तो नागपुरी में सारा जो स्वर वर्ण है वह किस प्रकार का वर्ण है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है अघोष, घोष, महाप्राण या अर्धस्वर। तो नागपुरी में सारा स्वर वर्ण जो है वह घोष में आता है, इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, घोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन है के। अब इसमें से घोष वर्ण कौन सा है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है क, ख, ग या स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी ग। ग जो है वह घोष वर्ण है। घोष वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आ जाता है फ्रेंड्स। तो पहला तो घोष वर्ण में सारा स्वर आता है, स्वर वर्ण पूरा आ जाता है। फिर व्यंजन वर्ण का अगर हम बात करें तो व्यंजन वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण जो है वह घोष वर्ण में आता है या सघोष वर्ण में, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या होता है, घोष वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य, र, ल और व और ह जो है वो भी घोष वर्ण में आता है। ठीक है, ह। तो ये ध्यान में रखिएगा कि घोष वर्ण में सारा स्वर वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है और ह वर्ण आता है। ये सब घोष वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन सी ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण में कौन कौन आवेला। तो अब आपको बताना है कि अघोष वर्ण में कौन कौन सा आता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए घ, ग, घ और द, ऑप्शन बी क, ख, च, छ, ऑप्शन सी य, र, ल और ऑप्शन डी अ, आ छोटी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी क, ख, च, छ। क्योंकि घोष वर्ण में हम लोग देख चुके कि व्यंजन सारा स्वर वर्ण आ गया घोष में, सारा व्यंजन वर्ण भी व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी आ गया घोष वर्ण में। तो यहाँ पे जब व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण में आ ही गया तो फिर अघोष के लिए मेरा क्या बचा, पहला और दूसरा। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क, ख, च, छ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनासिक उच्चारण में ध्वनि कहाँ से निकलेला। तो अनुनासिक का उच्चारण में ध्वनि कहाँ से निकलता है। आपके पास ऑप्शन है केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से या गला से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, या अनुनासिक उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलता है। और अनुनासिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैसे हम लोग को समझने में आसानी होता है कि अनुनासिक जो शब्द होता है, जो भी शब्द होता है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाव, गांव, ठाव ये कौन उदाहरण है, कौन कर उदाहरण है के। आपके पास ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या निर्नुनासिक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, अनुनासिक। अनुनासिक को पहचानने का तरीका ही है कि शब्द के ऊपर क्या लगा रहेगा, चंद्र बिंदु। ठीक है,
तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजूर, मांदर, कंदरा में कौन ध्वनि के प्रयोग है के? आपके पास ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार मतलब यहाँ पे देखिए ये मंजूर के ऊपर में बिंदु लगा हुआ है, मांदर के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, कंदरा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो इससे आप शब्द से आप पकड़ सकते हैं कि उसमें कौन सा ध्वनि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुस्वार मतलब ऊपर में एक बिंदु का प्रयोग, ठीक है, और अनुनासिक में ऊपर में चंद्र बिंदु का प्रयोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्ननासिक उच्चारण का उदाहरण कौन है के? अब आपको बताना है कि निम्ननासिक उच्चारण का उदाहरण क्या है। इसमें से आपके पास ऑप्शन है गांव, नाव, काम या ठाव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? तो काम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्ननासिक क्या होता है कि जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे खाए, काम, हर, फार, ये सब क्या है? निम्ननासिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में विसर्ग कर स्थिति काहे के? नागपुरी में विसर्ग कर स्थिति काहे के आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बहुत अधिक प्रयोग होएला, केवल कविता में होएला, विसर्ग नी होएला या हर शब्द में होएला। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा कि विसर्ग नी होएला। नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलाघात का अर्थ काहे के? बलाघात का अर्थ क्या है? धीरे बोलना, वर्ण पर विशेष जोर देवे, शब्द छोट करना या स्वर हटाना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, वर्ण पर विशेष जोर देवे। बलाघात में कोई एक वर्ण पे विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है, उसको बलाघात कहेंगे। और इसमें जनरली छोटी ई या ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जात से जाइत, जात को जाइत में परिवर्तन करके लिखे, इसमें कौन विशेषता देखेला? देखेला नहीं, यहाँ पे देखे के मिलेला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुस्वार, बलाघात, अनुनासिक या विसर्ग। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बलाघात। जात को जाइत अगर हम लिखते हैं तो इसमें बलाघात देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ई का उच्चारण पे विशेष जोर पड़ता है। अगर आप जाइत का उच्चारण कीजिएगा तो ई का उच्चारण पे विशेष जोर पड़ता है। अगर आपके ऑप्शन में बलाघात नहीं दे करके अपनिहिति ऑप्शन दिया जाएगा तो वहाँ पे सही आंसर जो होगा वह अपनिहिति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि बलाघात भी एक तरह का क्या होता है? अपनिहिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनिहिति में का होएला? आपके पास ऑप्शन है स्वर हट जाला, व्यंजन के पहले ई कर आगमन होएला, शब्द छोट होएला या अक्षर बदल जाएला। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, व्यंजन के पहले ई कर आगमन होएला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल, दाइल मतलब दाल से जो दाइल बना, इसमें कौन प्रक्रिया है के? आपके पास ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, अपनिहिति, संधि या समास। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अपनिहिति। ठीक है, दाल से जो दाइल बना उसमें कौन सा प्रक्रिया है? तो अपनिहिति। अपनिहिति में हम लोग देखें कि विशेषकर ई जो वर्ण है इस पे जोर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ई का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी कर अर्थ का है के? अब आपको बताना है कि वर्तनी का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है सही उच्चारण, सही लिखक नियम, सही बोलचाल या शब्द बनावे तरीका। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सही लिखक नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सम्मान सूचक संबोधन में कौन शब्द प्रयोग होएला, कौन शब्द कर प्रयोग होएला। ठीक है, तो अति सम्मान सूचक संबोधन में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है तोर, तोय, अपने या उ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी, अपने। अति सम्मान सूचक संबोधन में हम लोग अपने शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरे जाब
में राउरे के प्रयोग कौन प्रकार कर है के। राउरे जाप में राउरे का प्रयोग बताना है कि यह किस प्रकार का है। आपके पास ऑप्शन है साधारण, सम्मान सूचक, खास अपनैत या अपमान सूचक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सम्मान सूचक। सम्मान सूचक प्रयोग में हम लोग राउरे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में बराबरी या अनजान आदमी खातिर कौन संबोधन प्रयोग होएला। नागपुरी में अनजान आदमी या बराबरी के खातिर कौन सा संबंध बराबरी वालों के साथ या अनजान आदमी के साथ कौन सा संबोधन का प्रयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है राउरे, अपने, राउर या तोय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ए और सी दोनों। यहाँ पे सम्मान सूचक जो बराबरी या अनजान आदमी के लिए हम लोग संबोधन का प्रयोग करते हैं वह राउरे या राउर दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए और सी दोनों होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए एंड सी बोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोट और आपन आदमी मन ले कौन संबोधन होएला। मतलब अपने से छोटा और अपना आदमी के लिए कौन सा संबोधन होता है। आपके पास ऑप्शन है अपने, तोय, राउरे या हजूर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन बी, तोय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ बाप काका मन ले सामान्य रूप से कौन संबोधन होएला। तो माँ बाप काका ये सब के लिए सामान्य रूप से कौन सा संबोधन का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है अपने, राउरे, तोय या हजूर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन सी, तोय। जिससे ज़्यादा अपनापन रहता है वहाँ पे तोय का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का खास विशेषता कौन है के। नागपुरी भाषा का खास विशेषता कौन है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है विसर्ग, अपनिहिति, संयुक्ताक्षर या रीस्वर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, अपनिहिति। नागपुरी भाषा का खास विशेषता अपनिहिति का प्रयोग करना है, क्योंकि ज़्यादातर नागपुरी लिखने में शब्द में हम लोग अपनिहिति का प्रयोग करते हैं और खासकर ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष का नागपुरी उच्चारण का होएला। पुरुष का नागपुरी उच्चारण या पुरुष को नागपुरी में कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ऐसे, ऐसे, ऐसे या पुरुष ऐसे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऑप्शन बी, पुरुष ऐसे लिखा जाएगा। हम लोग देखें कि इस स के जगह पे नागपुरी में इस स का प्रयोग किया जाता है या कभी कभी ख का भी प्रयोग किया जाता है। तो पुरुष को पुरुष या पुरुष ऐसे इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। वैसे जनरली हम लोग पुरुष ही ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे इस स का प्रयोग करके ही हम लोग पुरुष लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्र कर नागपुरी उच्चारण होएला। त्र कर नागपुरी उच्चारण क्या होता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ऐसे त्र या ऐसे त्र या तीर या चर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऐसे त्र। त्र को नागपुरी में कैसे लिखते हैं, ऐसे त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स कौन प्रकार का वर्ण है। आपके पास ऑप्शन है घोष, अघोष, अल्पप्राण या स्वर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, अघोष। ये तीनों जो है वह अघोष वर्ण है, जिसमें कि ये दोनों स का प्रयोग हम लोग नागपुरी में नहीं करते हैं। हम लोग नागपुरी में सिर्फ ये दंत स का प्रयोग करते हैं और ये तीनों जो किस प्रकार का वर्ण है, तो अघोष वर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का 50 MCQ कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरे तरह से कंप्लीट होता है। अब आगे के क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे द्वारा पढ़ाया गया किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।